ई कॉमर्स की दुनिया में पेटीएम का नाम वाकई में कहते ना कि बेहतरीन था। कैशलेस मार्केट में पूरी तरह से पेटीएम ने जिस तरह से छा गया था वैसी कोई कंपनी बढ़ी नहीं है। और ख़ास करके इंडिया में पेटीएम का नाम हर जगह, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे सुनने को मिलता था। पेटीएम करो, पेटीएम करो। हर जगह, हर शॉप, हर दुकान, हर जगह वेंडर्स छा गए थे। हर तरह से लगता था उनके सारे कस्टमर्स घूम रहे हैं। हर तरह से पोस्टर्स लगा दिए, बैनर्स लगा दिए, जहां देखो पेटीएम्स करो, पेटीएम्स करो। अब आपको मिलेगा एटीएम से छुटकारा, क्योंकि आ गया है पेटीएम। ऐसे सारे नारे लगाए जा रहे थे, ऐसे सारे होर्डिंग्स लगाए जा रहे थे। लेकिन लास्ट के 6 मंथ पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिस तरह से पेटीएम को लेकर के लोगों में परेशानियां देखने को मिला है, तो मुझे तब से ही टेंशन होने लगी थी। क्योंकि लोग धीरे धीरे वो पेटीएम्स का मशीन्स हटाने लगे थे। और बहुत अच्छा लॉन्च था, पेटीएम्स मशीन्स आया था, लोग यूज़ तो करते थे, लेकिन उसकी जो ट्रांजेक्शन से 125 रुपीज़ मंथली रेंटल्स थे वो कटते थे। लेकिन उसमें क्या था कि कभी उसके साउंड्स में प्रॉब्लम्स आ जाते थे, कभी कम्युनिकेशंस नहीं हो पाता था, उनकी आवाज़ रिव्यूट नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं चल पाता था पैसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे थे। तो छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स है, वो कस्टमर से बात करते थे, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी वो फास्ट नहीं था और तुरंत उसको रेडिफाई नहीं कर पा रहे थे। और 125 का रेंटल्स भी कट रहा था। ये छोटे छोटे ग्राहकों के लिए, छोटे छोटे शॉपकीपर्स के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन था कि महीने में 125 रुपये देना यह सही नहीं है। और वो भी पैसे सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे ट्रांजेक्शन्स हो रहा था। तो ये भी लेकर के एक मन में बहुत सारे चीज़ थे कि कितने सारे लोग मशीन तो ले लिए, मात्र 2-3 महीने यूज करने के बाद मशीन को अपने घर में डब्बे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तभी से मुझे शंका हो रहा था कि पेटीएम करो अब जाने वाला है। और उसी समय पे फ़ोन और भी गूगल सारे अपने अपने नए नए गैजेट्स लॉन्च किए, और कहीं ना कहीं उनमें इतनी फास्ट सर्विस थी तो कहीं ना कहीं ले करके इसमें भी अटकलें बन रही थी। लेकिन आइए जानते हैं कि ऐसी क्या बातें रही थी, ऐसी कैसे शुरुआत हुई थी कि इतनी बड़ी कंपनी जो पेटीएम्स बनी थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब डीमोनेटाइजेशंस हुआ था तब किस तरह से बूम की थी, और अभी कैसे एंड की कगार पे जा रही है। इस तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें और समझने की कोशिश करें कि पेटीएम के फाउंडर विजय शंकर और अजय शंकर शर्मा ने किस तरह से योगदान दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैं पूरी तरह से काफ़ी रिसर्च किया है और बहुत चीज़ों को समझा है और जाना है कि आखिर ये डाउनफॉल होने का क्या कारण है और राइज होने का भी क्या कारण रहा है। सबसे बड़ी बात है, यह कहानी 2008-9 की बात है। उस समय इंडिया में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को लेकर के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बहुत सारे एटीएम्स को लेकर के लोग जा पाते थे, पैसे ज़्यादा ले जाते, सेफ नहीं महसूस कर रहे थे। और उसी समय कहीं ना कहीं कैशलेस की सुगबुगाहट हो रही थी। फॉरेन कंट्री में तो चल ही रही थी, लेकिन इंडिया में उतनी ज़्यादा बूम नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट भी उतनी तेज़ी से वायरल नहीं हो रही थी, इंटरनेट सेवाएं भी कॉस्टली थी। और उसी समय देखिए कि क्या बात है, 2010 में अजय शंकर शर्मा और विजय शंकर शर्मा दोनों भाइयों ने सिंपल मोबाइल रिचार्ज का ऐप शुरू किया पेटीएम के लिए। सिंपल मोबाइल रिचार्ज के लिए वो 2010 में कंपनी स्टार्टअप किया और मोबाइल रिचार्ज किए जाते थे। धीरे धीरे वो काम चलते रहा, वो सब भी बढ़ते रहा और लोगों को भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे ये सब काम, उनके यूजर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे और एंजॉय भी करने लगे, और ये काम धीरे धीरे तेज़ी से होने लगा। तब 2014 में उन्होंने पेटीएम में एक वॉलेट लॉन्च किया। अब आप उस वॉलेट की मदद से उसमें पैसे डाल सकते हैं, कभी भी उसको कहीं से भी आप फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सब सारे फैसिलिटीज़ ऐड किया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किए। और वो वॉलेट अगर करंट सिचुएशंस के हिसाब से देखा जाए तो 350 मिलियन वॉलेट बन चुके थे। उनसे 350 करोड़ वॉलेट लोगों ने बनाया था। इतने सारे यूजर्स, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। तो 2014 में ये सारे नए एंट्रीज लिए और बहुत लोगों ने पसंद किया और अच्छा भी लगा कम्युनिकेशन। और उस समय इन्होंने कैशबैक्स देना स्टार्ट किया था, जितने साथ शेयर करो तो कैशबैक्स मिलते थे। और उस कैशबैक का सारा
वॉलेट में चला जाता था, लोगों के फ्री रिचार्ज भी हो जाते थे, तो ज़्यादातर लोग शेयरिंग केयरिंग करने लगे और इससे एक दूसरों को फ़ायदा हुआ और पेटीएम धीरे धीरे बढ़ने लगा। और पेटीएम को तो मज़ा आ रहा था क्योंकि हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। तब उसके 1 साल बाद ही उन्होंने नए नए फीचर्स और ऐड किए। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पेटीएम करो सब हो जाएगा। आपको गैस बिल पे करना है, पेटीएम करो। आपको LIC बिल करना है, आपको हेल्थ केयर बिल करना है, सारे ऑनलाइन जो बिल आप जा कर के शॉप पे करते थे, जाकर इलेक्ट्रिसिटी को करते थे, आप घर बैठे पेटीएम करो। ये सब सारे फीचर्स जब आने लगे तो लोग बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये धीरे धीरे मार्केट बढ़ने लगी, बूम होने लगी और लोगों को अच्छा लगा। और ऐप में भी बहुत सारे संशोधन किए गए, फास्ट सर्विस भी धीरे स्लो उसको ऐप को फास्ट कर दिया गया, मूवमेंट आसान किया गया और धीरे धीरे ATMs लोगों में बढ़ने लगा। और होर्डिंग पोस्टर तो उन्होंने उनकी मार्केट स्ट्रेटजी थी ही, क्योंकि ये दोनों IITians थे और दोनों एक इंजीनियर्स थे, यंग माइंड था और उनकी सोच थी इस तरह से ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना है और ये सब चलते ही रहा। और 2015 के बाद चीज़ें फ्लोरिशिंग हो रही थी कि ATM को बढ़ने का एक और रास्ता मिल गया। उसी समय का बात है, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी का भाषण डीमोनेटाइजेशन को लेकर के हुआ था। भाइयों, आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए बंद होने वाले हैं। जैसे ही ये न्यूज आई, सनसनीखेज बन गई थी। और उसी समय 8 नवंबर को न्यूज है, 9 नवंबर को पेपर में ये पब्लिश हो चुका था 2016 में। उन्होंने पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शंकर शेखरे, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया मोदी जी को। इस कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए उन्हें बहुत अच्छा शुभारंभ की बातें की गई थी और उन्हें बहुत अच्छा मेल और कोटेशंस भी दिया। तो पेपर में आ गया। 8 नवंबर की रात के 8 बजे की ये बात थी और 9 नवंबर को ये पेपर में आ गया। तो कहीं कहीं लोगों को लगता है ये मोदी के साथ टाई अप है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स में आम हो बातें होती है, चलती भी रहती है। इससे हमें बाकी जो हमारे देश में भारतीय लोग हैं 80 करोड़ और 100 करोड़ के लोगों को उसको सब चीज़ें से फुर्सत भी नहीं है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते हैं। बट कुछ पॉलिटिशियंस हैं इसको मुद्दे निकाल करके बातें करते हैं, तो उस समय भी चली थी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा तो पेटीएम को होना ही था। अब नोटबंदी, अब यहाँ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट। और उसी समय देखिए बड़ी मज़ेदार किस्सा है और इसको समझने की कोशिश करिए। उसी समय क्या हुआ था, यहाँ जियो लॉन्च था और उस समय जियो ने सब कुछ इंटरनेट फ्री कर दिया था। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशंस है, यहाँ नेट फ्री, लोगों के हाथ में मोबाइल, इंटरनेट फ्री। अब तो लगा कि भारतीयों के माने कि दिल के दरवाजे खुल गए, हर कोई मोबाइल चला रहा, हर कोई नेट यूज कर रहा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका भरपूर मज़ा पूरे भारतीयों ने लिया। जिस लोगों के पास नेट खरीदने के चलाने के लिए मंथली रेंटल्स के पैसे नहीं थे, उन लोगों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि सब्जी बेचने वाला भी इंटरनेट चलाने लगा। अब इसका फ़ायदा हुआ कि हर जगह इंटरनेट फैला और वहाँ से पेटीएम ने इस पर धावा बोला और पूरी तरह से इसको एडवर्टाइज कर दिया था और इतना बूम कर दिया, इतना बूम कर दिया, इतना लोगों को हायर किया। करीब करीब बताते कि उसमें कितने 125 मिलियन कस्टमर्स उससे पहले जब थे 2016 के अनाउंसमेंट के बाद, जैसे ही 3 महीने डीमोनेटाइजेशन की बात हुई थी, 200 मिलियन व्यूवर्स उनके आ गए, कस्टमर्स बन गए। देखिए कितनी ज़्यादा शिफ्ट हुई थी, यानी कहते हैं कि 40 to 50% का ग्रोथ होने लगा था और तमाम चीज़ें सब कुछ पेटीएम के हाथों में। और पेटीएम को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो जश्न मनाने लगा और चीज़ें नई नई तैयारियां करने लगा और धीरे धीरे टाई-अप्स करने लगा, अपनी कंपनी को बड़े लेवल पे ले जाने लगा। और उस समय एक और भी सनसनीखेज है जो काफ़ी हिला के रख देती है। उस समय जब अब पेटीएम्स बहुत बढ़ने वाला था, एक नई कंपनी के ग्रोथ के रूप में बढ़ने वाला था, क्योंकि बड़े सारे जितने भी एम्प्लॉय को हायर किए जा रहे थे, नए नए आप सेटअप स्टापिक करना है, KYC करना है, सब सारे काम भी चल रहे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए तो उन्होंने हायरिंग स्टार्ट किया फटाफट। बहुत लोगों की हायरिंग हुई है, बहुत सारी कंपनियां का ब्रांचेस स्टार्ट हो गया, पेटीएम हर शहर में खुलने लगा और वहाँ पर नए नए लोगों के एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई। अब इतने सारे लोगों को अब करना है और लोगों को बढ़ाना है, तो फंडिंग्स की ज़रूरत पड़ी। उस समय जो फंडिंग्स की बात हुई थी, उस समय एक
उसमें नहीं, तब से ही माने कि फेमस थे। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे फ्लिपकार्ट्स वगैरह बहुत फेमस हुए थे। उसी समय चाइना में भी अली बाबा करके एक कंपनी बड़ी फेमस थी, जिसको बोलते हैं इनको जैक मा के नाम से। जैक मा ने फाउंडर है इसके, उन्होंने बहुत सारे उसमें ई कॉमर्स में बहुत सारे काम किए थे। तब उन्होंने इसके साथ टाइप किया और उन्होंने उस समय $680 मिलियन दे करके 40% शेयर खरीद लिया था। अब बात तो बड़ा टेंशन वाली थी, और पर पेटीएम्स के लिए तो मज़ेदार थी। इतना शेयर पैसा आ गया कि अब उसे टेंशन से नहीं लगा कि अब कुछ देसी खरीद लेंगे। अब पेटीएम के बाद तो ब्रांच पे ब्रांच कंपनी बड़ा ये वो, अब धीरे धीरे वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने लगा, धीरे धीरे लोन में इन्वेस्ट करने लगा, क्रेडिट कार्ड होल्डिंग सब कुछ स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैक मा का बजट इतना जो आ गया था। अब यहाँ पर अब बड़ी मज़ेदार केस चल रही थी कि इंडिया और चाइना का पॉलिटिक्स बहुत हम जानते हैं कि कैसा रहता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया और चाइना का, वैसे ही कहीं ना कहीं रहता है। हमेशा टक्कर की भावना रही थी, सपोर्ट की भावना नहीं होती थी। अब उस समय इंडिया में खास करके बहुत सारे लोग, हम लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया था जब लड़ाइयाँ हो रही थी, तो बहुत सारे वस्तुओं को हम लोग खरीदना शुरू नहीं किया था। और उस समय ये इन्वेस्टर्स आ रहे थे, तो बहुत लोगों ने इन्हें बाइकआउट करने की कोशिश किया, सब सारी चीज़ें हटाना है। तो टेंशन का माहौल था तब। अभी से भी लगा कि अगर ऐसे करेंगे तो हमारे जो इंडियंस यूजर्स है, जो करोड़ों के यूजर्स हैं, शायद हट ना जाए। तब इन्होंने क्या किया, 2023 में उन्होंने 10% का जो शेयर है वो वापस खरीद लिया। अब चाइनीज़ के पास केवल 20% का शेयर बच के रह गया था, बट स्टिल नाउ दे आर होल्डिंग 20% ऑफ शेयर इन पेटीएम्स। और सब सारी चीज़ें चल रहा था, और चीज़ें जब ले लिया तो इंडिया के लोगों ने जाहिर किया, चलो अच्छी बात है, हमारा पेटीएम्स ना पूरी भारतीय है, पूरी भारतीय का इसमें पूरा हक है, जितने भी एम्प्लॉय हैं भारतीय है, सब लोग इंजॉय कर रहे थे। और उसी समय इनकी पार्टी 2017 में हुई थी। कहते थे 16 के बाद जैसे 17 में इतना बूम हुआ, तब इन्होंने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया, बहुत बड़ी पार्टी रखी। उस पार्टी में पूरे डीजे डांस मस्ती सारे हुए से, और उस मस्ती में इन्होंने बात किया था, और बात बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक है। वो आप कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चैनल पे, किसी न किसी वीडियोस में, किसी न किसी माध्यम से मिलेगा। उन्होंने तब बात की था, विजय शेखरे जो CEO है, फाउंडर, कहते हैं जो हमारे साथ नहीं है वो बाद में रोएंगे। जो कुछ लोग हमसे जुड़ना चाहते तो अभी जुड़ ले, नहीं तो बाद में रोएंगे। लेकिन मात्र 17 के बाद आज 2024 है, यानी 7 साल बाद जो लोग जुड़े थे आज वो रो रहे हैं, क्योंकि स्थितियाँ बदलती रहती है, समय चक्र का चलते रहता है। कहीं ना कहीं आप अगर बहुत तेज़ी से जिसका ग्रोथ होता है तो डाउनफॉल भी बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि इतनी सारी ग्रोथ अचानक से अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की ज़रूरत है। लोग पैसे आने लगते हैं तो अकबका जाते हैं, संभालने की प्रक्रिया को भूल जाते हैं, और बस आने दो की प्रक्रिया में लगे जाते हैं। और उसी स्थिति में पेटीएम ने भी यही किया। अब लोग तो जुड़ना शुरू कर दिए। 2017 के बाद से इन्होंने ये सारे कमेंट किए और बहुत सारे प्रचार किए, तो लोगों ने जुड़ना शुरू किया, यानी 350 मिलियंस लोग यूजर्स आ गए इनके पास। अब देखिए कितने मज़ेदार, 350 बिलियंस लोग अगर पर डे 1 रुपया भी अगर जमा करेंगे, 350 मिलियंस पर डे, अब देखिए कितनी पैसे की फ्लोएंट हो रही है। अब क्या क्या कर सकता है पेटीएम्स। अब इसके पास मैंने कहते हैं ना कि पैसे की खजाना ही आ गया था, अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अब इसमें सबसे बड़ी बात थी, इवन मैंने पेटीएम्स बनाया तो पेटीएम्स के एक ही अकाउंट नहीं, 2-2 3-3 अकाउंट बना लिए। और ये बनाने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि वो कैशलेस मिलते ना, कैशबैक्स मिलते थे, तो आपने 2 अकाउंट खड़ा करके उसको शेयर कर दिया, उसको फिर वहाँ से मैंने फिर से रजिस्टर किया तो उसमें से 30% कुछ मिलते थे, या रिचार्ज फ्री मिलता था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, खास करके स्टूडेंट्स हैं जिनकी अर्निंग्स नहीं है, उन्होंने खाली 3-4 5-5 अकाउंट खोलकर करके कैशबैक्स लेना शुरू कर दिया। इससे यूजर्स तो बढ़ रहे थे, लेकिन वो सारे फॉल्ट थे, डिफ़ॉल्ट यूजर्स थे, जो काम के नहीं थे, डेड यूजर्स थे, क्योंकि एक यूजर से एक ही काम कर पाएगा। 5 जगह अकाउंट खोल करके केवल वो वॉलेट का पैसा इस्तेमाल कर रहे थे, रिचार्ज कर रहे थे। तो यूजर्स तो हो गए, 350 यूजर्स तो दिखा रहा था वॉलेट हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत था, ये चीज़ें गलत था। क्योंकि
ये सारी प्रोसेस को छानबीन नहीं किया जा रहा था। तब आती है आरबीआई का जो हमारे बैंक हैं, जो सारे बैंकों का ऑपरेट करती है, देखती है कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, जो पैसे कमी होती है तो पैसे की छपाई करती है, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करती है, किसको क्या देना है, किसको कितनी सारी पैसे निकालना है, कहाँ पर किसको सपोर्ट करना है, आरबीआई का पूरा कंट्रोल्स रहता है। तब उन्हें लगा तो उन्होंने पेटीएम को पहला कहते हैं ना नोटिस दिया था, और वो नोटिस बड़ा कमाल का था, जिसे उन्होंने 2021 की बात है, उन्होंने नोटिस दिया था और नोटिस में बोला था ये सब सारे जो चीज़ें हैं उसको बंद कर दो। और जब बंद करने की बात आई तो उन्हें कहा ठीक है, उतना सीरियसली नहीं लिया। कह रहे थे जितना भी लोग आपके साथ जुड़े सबको केवाईसी कराने की बात हुई थी। केवाईसी कराने से आपका जो डाटा है सिक्योर हो जाता है, जो आपके यूजर्स हैं लगता है कि ये वैलिड यूजर्स हैं। तो केवाईसी का प्रोसेस बहुत तेज़ी से चला था, हमने भी देखा था, केवाईसी होना शुरू हो गया था, लेकिन जितने सारे यूजर्स थे उतने की केवाईसी नहीं हो पा रही थी। एक एक आधार कार्ड पे, एक एक पैन कार्ड पे 4-4, 5-5 अकाउंट चल रहे थे। ये कहाँ का केवाईसी है? तो इसमें बहुत सारी लूप होल्स शुरू हो गए। तो इसका लेकर करके भी बहुत सारा आरबीआई ने नोटिस भी जारी किया था। लेकिन जब कहते हैं ना, जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस अपने काम में मस्ती, सब चीज़ें चल रही थी। उसी बीच उसके बाद क्या हुआ, फिर 1 साल के बाद ये सब सारी चीज़ें बढ़ ही रहा था, सब कुछ तेज़ी से आ रहा था। फिर आरबीआई ने फिर से एक नोटिस भेजा है कि इसकी सारी जितने भी यूजर्स हैं सबको केवाईसी कराना है, क्लेरिफाई करना है, और पूरी तरह से हमें यह कैशलेस की प्रक्रिया है क्लियर करना है, ना कि हमें इसे बढ़ावा देना है, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी ऑथराइज नहीं हुआ है। और उस समय इन्होंने 1 करोड़ का फाइन रखा था। अब दूसरी चेतावनी आई 1 करोड़ के फाइन के साथ। लोग कहते हैं कि आरबीआई ने एक बार में ही बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार से इसे इंटीमेट किया जा रहा था, लेकिन इन्हें परवाह ही नहीं थी, क्योंकि अपने आप को ब्रांड है, दुनिया का बड़ा कंपनी समझने लगे थे हर जगह। अब बैंकिंग सेक्टर में मैं हाथ लगाने लगा था, तो उन्हें लगा कि अब मैं आगे हूँ। उस समय 1 करोड़ की फ़ाइन दी गई थी और चीज़ें फिर चल रहा था। अब 1 करोड़ फाइन देना कोई बड़ी बात नहीं था पेटीएम के, जहाँ पर डे कितने मिलियंस डॉलर आ रहे हैं उनके लिए 1 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं थी। तो फाइन देकर के सब मामला सुटल गया, सब मामला सेट हो गया। लेकिन यहीं पर मामला रुकती नहीं है। अब वहाँ पेटीएम अपना और बढ़ाना शुरू करता है। अब वो क्रेडिट कार्ड पे फोकस करने लगता है, लोन पे फोकस करने लगता है, और लोगों को लोन, क्रेडिट कार्ड 40,000, 50,000, लाख तक देना शुरू कर दिया। अब बहुत लोग अपनी शॉप ओपनिंग करने के लिए या बिजनेस ओपनिंग करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लगे, लोन का इस्तेमाल करने के लिए पेटीएम से लोन लिए और सामान ले लिए। अब उनके बाद इंटरेस्ट आने लगा, उसके भी पैसे आ रहे हैं, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आरबीआई ने लगाया कि ये सब सारी चीज़ें ठीक नहीं है जब तक ये सेटल नहीं हो। और एक कहता है आरबीआई का, बैंक का एक रेगुलेशंस है कि जो सर्विस है, जो कहते हैं ना, जो कैशलेस सर्विस है, उनकी एक ट्रांजेक्शन्स की लिमिट होती है। 2 लाख मैक्सिमम आप लोन दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। और जो ऑथराइज्ड बैंक है, जैसे आईसीआईसीआई हो गए, पंजाब नेशनल बैंक होंगे, एसबीआई होंगे, उनकी अनलिमिटेड होती है। वो 2 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑथराइज्ड बैंक है। लेकिन पेटीएम का कोई ऑथराइज्ड बैंक नहीं, जहाँ तक एक छोटा ब्रांचेस खोल दिए थे और वहाँ से काम चला रहे थे। लोगों के पास ऐसा नहीं कि एटीएम गए और पेटीएम के एटीएम में जा करके निकाल दिए पैसा, ऐसा कुछ सिस्टम्स था नहीं जितने बाकी बैंकों के पास होती थी। तो इनकी लिमिटेशंस लगाई गई थी, आरबीआई ने लगाया, लेकिन इनको भी इन्होंने ब्रेक कर दिया। और ये ब्रेक करने के बाद आरबीआई ने तीसरी नोटिस भेजा, और तीसरी नोटिस में बोला कि ये सब सारे चीज़ों को बंद करो, और 5 करोड़ का फाइन लगाया। फिर भी इन्होंने 5 करोड़ का फाइन दे दिया, सब कुछ मामला सुलट गया और लगा कि सब काम चल रहा है। और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बैंकिंग में, लोन्स में, सब सारे काम में धीरे धीरे इंगेज करने लगे और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और ये बढ़ते बढ़ते इतना तेज़ी से बढ़ने लगा कि हर जगह, हर सेक्टर्स में लोगों को तो जोड़ ही रखा था और पैसे भी आने लगे थे। और ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डाउनफॉल के कारण बन रहे थे। अब जितने सारे अकाउंट्स खुल रहे थे उसमें बहुत सारे कहते ना इनएक्टिव थे, डेड अकाउंट थे, जिसका कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो अकाउंट्स की, जो वॉलेट की जो डिटेल्स मिली थी
वो करीब करीब 350 करोड़ वॉलेट अब तक बन चुके थे। जब उसमें से पूरी जांच पड़ताल हुई और चेक हुई तो उसमें से पता चला कि इनएक्टिव 310 करोड़ इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, बाकी के 40 करोड़ बच गए, यानी 40 करोड़ एक्टिव होना चाहिए था। अब देखिए मज़े की बात है, अब 40 करोड़ में जो है उसमें से वहाँ पर बैलेंस किसी के पास जीरो है, नील है। अभी नील बैलेंस वाले 40 करोड़ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अकाउंट का क्या किया जा रहा है? तो ऐसे अकाउंट्स को आप पढ़िएगा, इसमें मिलता है, गूगल में आप जानकारी लीजिएगा तो उसको बोलते हैं म्यूल अकाउंट बोलते हैं, म्यूल MULE म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, यह इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, यहाँ से पैसे निकाल के किसी को ट्रांसजेक्शन्स के लिए दूसरे देशों में, ये सबसे इलीगल प्रोसेस का काम किया जाता है। तो शायद ऐसा भी लोगों ने सोचा, किस तरह से चीज़ें हो रही थी, बहुत सारे विवाद भी चल रहे थे और सब सारी कहानियाँ चल रही थी और डाटा प्राइवेसी की भी बात चल रही थी। बहुत सारे डाटा अब उस समय हमारे देश में अभी भी है, मोदी सरकार थे, RSS थे, बहुत सारे लोगों को डाटास जो इन लोग रखते थे वो सीक्रेट नहीं रखते थे, क्योंकि जितने सारे यूजर्स हैं उनके डाटा हमें सीक्रेट रखना होता है। आप डाटा को भी शेयर कर रहे हो, डाटा को भी बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने यूजर्स के साथ गलत कर रहे हो। अब ये डाटा किस लिए बेचा जाता है, आप सभी जानते हैं कि अगर मैं पेटीएम से जुड़ा हूँ, हमारा डाटा अगर किसी ऐसे सर्विस को, ज्वेलरी वाले सर्विस को भेज दिया तो वहाँ पर आएगा गोल्ड लोन लो, मिथुट फंड लो, ऐसे सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगेंगे। अननेसेसरी हम उधर डाइवर्ट हो जाते हैं और ऐसे ही कस्टमर को डाइवर्ट किया जाता है, तो इस तरह से डाटा सेल भी होने लगा। ये सब सारे चीज़ें की बात चल ही रही थी और ये सब प्रॉब्लम्स भी चल रहा था। उसी बीच में आया था कोबरा कंपनी ने, कहते हैं ना, पोस्ट है, न्यूज़पेपर है, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था। स्टिंग ऑपरेशन में उस समय बताया था कि डाटा सेलिंग का बहुत सारा कंसेप्ट आया था। उसमें विजय शेखर के जो भाई है अजय शेखर, उन्होंने इस चीज़ों को बारे में खुल के बताया कि हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश का नारा लगाया और देश के नाम पर हम देश सेवा कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, कैश को लेकर के लोग जाते हैं तो पैसे छिना जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। हम ऐसे सारी चीज़ें, देशभक्ति की बातें करने लगे तो समझ जाइए क्या होगा। आज के इस युग में लोगों के साथ हो क्या रहा है। जो भी इंसान देशभक्ति का नारा ले करके और पैसे कमा रहे हैं वही सबसे भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि उनका सहारा, अंतिम सहारा वही होता है। जब कोई हथियार नहीं बनता तो देशभक्ति ही आती है, क्योंकि देशभक्ति से शायद बचने का मौका मिल जाता है। ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। या देशभक्ति के नाम पर लोगों की सेवा कर रहा है, या फिर NGO के नाम पर सेवा कर रहा है, या ऐसे कई चीज़ें किसी के नाम पर, अपने कहते ना, किसी का संगठन के नाम पर, सेवा के नाम पर अगर ऐसे कार्यक्रम चला रहे तो कहीं ना कहीं इनकी कुछ कॉन्स्पिरेसी होती है, जो षड्यंत्र होता है, जो हमें पता नहीं होता। हम कॉमन मैन होते हैं, हमें सब चीज़ों के बारे में क्या लेना देना है। हमें तो बस पैसे का ट्रांजैक्शन से लेना देना था, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैंने तो 6 महीने में यही ऑब्जर्व किया था कि जितने सारे छोटे छोटे जो शॉप थे 125 का रेंटल्स नहीं दे पा रहे थे, उन्हें लगा कि फालतू का जा रहा है, इससे अच्छा तो गूगल पे है, इससे अच्छा तो पे फ़ोन है, उधर क्यों न दे जो कोई चार्जेस नहीं लेता है, और फ़ोन पे सारे एक्टिव अकाउंट बताते हैं, सब कुछ तो होते हैं, तो क्यों दें। ये सब सारे बहुत सारे कारण रहे हैं। और जो मनी का जो प्रोसेस था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो कोबरा पोस्ट द्वारा आया था, सब सारे जो कहीं ना कहीं पेटीएम को एक दिखाने के लिए, बताने के लिए कि पेटीएम से एक्चुअली क्या कर रही है, सब सारे चीज़ें हो ही रहे थे। तब तक आती है बार हाल ही में 31 जनवरी 2024 RBI ने चौथा नोटिस दे दिया कि आने वाले 29 तारीख के बाद पेटीएम में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगा, कोई भी नए यूजर्स को नहीं ऐड किया जाएगा। जो भी पुराने यूजर्स हैं वो जितने उनके वॉलेट में पैसे हैं उसको यूज करें, उसके बाद 29 फरवरी के बाद भी वो यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम चली, उनके बाद में बहुत सारा देखें, मैंने ट्वीट्स भी पढ़ा, उसमें बहुत सारे ट्वीट्स आया हुआ था और सेटलमेंट्स की बात फिर चल रही है। और उस सेटलमेंट में अभी भी फिर से नोटिस आया है कि उनको 15 दिन का मोहलत दिया है RBI कि 15 दिन यानी 15 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो लोग अभी भी ATM, कहते हैं ना, पेटीएम से पैसे नहीं निकाले हैं, उनके वॉलेट में पैसे अभी तक हैं,
तो 15 मार्च से पहले निकाल लें, अदरवाइज़ उनके पैसे का कुछ पता नहीं क्या होने वाला। तो ये अल्टीमेट नोटिस फिर से जारी किया गया है कि उनको 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है। उनके बाद से पेटीएम का मार्केट धीरे धीरे कहते ना क्रैश होने वाला है। जो कहते हैं जब शेयर मार्केट में सब बातें चलती थी, जब पेटीएम का जो ग्राफ था ऊपर था, वो अभी के करंट के हिसाब से देखा जाए तो शेयर मार्केट एकदम गिर के डाउन होता जा रहा है और पर डे गिरता जा रहा है। और वो गिरने से जितने भी सारे उनके साथ जुड़े हुए लोग थे वो आज रो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। इतने सारे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें बस एक उम्मीद वही है कि मेरे लीडर, मेरे गुरु, मेरे कंपनी के फाउंडर अगला एक्शंस क्या लेते हैं, क्या वह कंपनी को बचा पाएंगे, क्या आरबीआई से वो टाई अप फिर से कर पाएंगे, क्या एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नई ब्रांडिंग के साथ, एक नई सोच के साथ फिर से पेटीएम को खड़ा कर पाएंगे कि नहीं। ये सब सारे अटकलें बने हुए, इतने सारे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अननेसेसरी टेंशन में, उनके सारे इतने जो लोग हैं जो फिनेंशियली जुड़े हैं, उनकी तो परेशानियाँ बिल्कुल ही बढ़ गई कि क्या होने वाले हैं। बहुत सारे लोग अभी भी लगते हैं कि ये मार्केट पूरी तरह से क्रैश होने के बाद कितने लोग रोड पे ना आ जाए। ये सब तमाम अटकलें चल रही है। फिलहाल 15 मार्च तक हमें वेट करना पड़ेगा कि 15 मार्च के बाद रियली में यह पूरी तरह से फिनिश होने वाला है या फिर नई स्टडी से वापस आने वाला है। तो ऐसी तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आपको ऐसे सारे चीज़ें बताते रहेंगे और नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है और क्या क्या होंगे। बट इतनी सारी नॉलेज के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि किसी भी जगह इन्वेस्ट करना तो बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि जहाँ पानी का लेवल अगर तेज़ी से बढ़ रहा तो ज़रूर है कि बाढ़ कहीं आया ही होगा, और बाढ़ आता है तो बाढ़ जब ख़त्म होता है तो सुखाड़ भी आता है। तो बड़ी ध्यान से हमें देखना होता है कि बाढ़ का आने का इंतज़ार कर रहे हो कि हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे गंगा नदी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अगर सोन नदी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो बाढ़ के पानी से चलता है तो सुखाड़ भी आएगा। तो आपको सोचना है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें और अपने आप को कहाँ लगाएं, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और सही डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ें। अब आपका फैसला आपके तरफ चुन करना है कि मुझे पेटीएम करना है कि नहीं करना है। इन तमाम जानकारियों के साथ 15 मार्च तक बने रहे और आगे का अपडेट के लिए वेट करते रहे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।